हाय देयर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना एक एपीआई बना सकते हैं। ठीक है, एपीआई क्या होती है? एपीआई हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट के थ्रू हम अपने फंक्शंस जो हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उधर से हमारे पास आउटकम आती है। तो इसको यानी चलाने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले हमें Node.js डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको जो है ना डाउनलोड नहीं करूँगा। तो दूसरा, कोड लिखने के लिए जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे हम। तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है, तो ये भी सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है। उस फोल्डर में आके तो आपने विजुअल स्टूडियो से उसको ओपन कर देना है। ठीक है, जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की कुछ स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यानी जो ये चीज़ जो भी हमने एपीआई बनानी है अभी, तो वो एपीआई जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बनेगी। ठीक है, तो पहले हमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का हम कोड किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, कुछ भी मैं इसका नाम रख देता हूँ, यानी जिस तरह test.js। ठीक है, तो ये मैंने फ़ाइल जो है ना मैं इसका मैंने नाम रख दिया। ठीक है, तो अब इसको जो है ना मैं यानी इसमें हम देखेंगे हम किस तरह वेरिएबल्स, फंक्शंस, इफ़ कंडीशंस और फॉर लूप और वाइल लूप वगैरह जो है ना हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यानी इसमें जो फंक्शंस होते हैं ना उनकी हमें डाटा टाइप जो है ना वो नहीं बतानी पड़ती। यानी जिस तरह इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है या वो होता है ना, उसके लिए सिर्फ हमारे पास तीन तरीके होते हैं। या तो हम कॉन्स्ट लिखते हैं डाटा टाइप में, या हम वार लिखते हैं, या हम जो है ना लेट लिखते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्स्ट है यानी लेट्स सपोज कि मैं लिखता हूँ 5 = 3.41। तो अब इसकी वैल्यू जो है ना वो बाद में मैं चेंज नहीं कर सकता, तो ये कांस्टेंट हो गया मेरे पास। ठीक है, तो इस कांस्टेंट के अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, इसमें मैं कोई करैक्टर भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल ही है, मतलब बस ये है कि इसकी जो है ना इसको बाद में एक बार जो मैं वैल्यू इसको इनिशलाइज कर दूंगा, बाद में मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये लेट है। यानी हमें ये नहीं बताना पड़ता कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, कि क्या चीज़ है। इधर मैं अरे भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह कुछ इंटीजर्स की अरे बना सकता हूँ ऐसे। तो इसके बाद में मैं इसमें ये वैल्यूज़ जो है मैं गेट कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ उनको। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट क्या है कि मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास वेरिएबल क्या है कि ये इसको मैं ये नहीं कि चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी, अरे। ठीक है, जैसन ऑब्जेक्ट, तो कुछ भी हम इसके अंदर यानी स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है यानी कमेंट्स जो है वो लिखने के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। और सिंगल लाइन के लिए हम शुरू में सिर्फ ये दो ब्रैकेट्स जो है ऐड कर सकते हैं, दो फॉरवर्ड स्लैश जो है हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है कि जिसमें हम सिर्फ 3, 4, 5 इस तरह कोई भी जो डिजिट है वो हम स्टोर करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोई फ्लोट होता है या डेसिमल होता है, या डेसिमल इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस ये क्या होता है 4.5 इस समथिंग, कोई भी इस तरह नंबर हो सकता है, 5.6। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग किसको कहते हैं, यानी जिसमें हम कोई अपने मल्टीपल्स जो है ना कोई यानी सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि माई नेम इज़, ठीक है, माई नेम इज़ जमल, तो ये एक स्ट्रिंग है जो हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का हमारे पास डाटा हो सकता है। कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई डेसिमल्स हो सकते हैं, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह कोई करैक्टर भी हो सकता है, यानी जिस तरह मैं लिखता हूँ कि 4, इसको हम करैक्टर यानी 4, तो ये इस तरह कोई मेरे पास हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो वो भी हम यानी अपनी वेरिएबल्स में या लेट में या कॉन्स्ट में हम सेव करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास कोई अरे हो सकती है। तो अरे क्या होगी, इंटीजर्स की अरे हो सकती है। अरे हमारे पास कोई भी डेसिमल्स की अरे हो सकती है। ठीक है, या इसमें जो है हम डेसिमल और इंटीजर दोनों को इकट्ठा भी सेव करवा सकते हैं। यानी अगर मैंने कोई अरे बनानी है जिसमें डेसिमल्स भी हों, इंटीजर्स भी हों, तो वो भी बन जाएगी। यानी इस तरह 5 पॉइंट इस तरह ये अरे बन जाएगी। इसी तरह मैं कोई स्ट्रिंग्स की अरे भी बना सकता हूँ, यानी जिसमें इस तरह नाम वगैरह लिखे होंगे।
ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग की अरे बन सकती है, इस तरह करैक्टर्स की अरे बन सकती है। फिर इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट में ये डाटा टाइप्स तो दूसरी लैंग्वेजेस में भी होती हैं, यानी स्ट्रिंग, इंटीजर, इस तरह का डाटा हम सेव करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक होता है हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि हम इस तरह एक ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर हम अपना कोई भी नाम लिखते हैं, यानी जो हमने इसके अंदर वेरिएबल रखना है, ठीक है। यानी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एज, ठीक है। तो इसके आगे इस तरह कॉलन लगा के हम उसके आगे वैल्यू लिख सकते हैं, यानी 23। इस तरह मैं लिख सकता हूँ नेम, तो इधर मैं इस तरह कोई नेम लिख सकता हूँ। तो ये हम इस तरह, यानी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है ना हम अपने वेरिएबल्स में, इंटीजर्स में, लेट में यानी सेव करवा सकते हैं। यानी मैं इधर कह सकता हूँ लेट पर्सन इज इक्वल टू एज इक्वल टू 23 एंड नेम जो है वो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये फिर मैं इधर लिखूँगा, अगर मैं पर्सन तो डॉट, इधर मुझे एज और नेम जो है ना दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में होता है कि हम किस तरह उसको कंसोल लॉग जो है करवा सकते हैं, तो इसमें भी हम यानी कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिखूँगा, पर्सन डॉट एज, ठीक है। तो इस कोड को यानी हम रन किस तरह करेंगे, वो टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल, ठीक है। तो आपने जो है ना पावर शेल जो है ना इधर से ओपन कर लेना, या CMD वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपने, यानी इस फाइल का जो नाम है पहले आपने लिखना है, Node.js हमने इंस्टॉल कर लिया, तो आपने चेक कर लेना है कि नोड आपके पास इंस्टॉल है, तो -v आपको वर्जन पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर नोड हमने अब अपनी फ़ाइल को रन करना है, तो फाइल को रन करने के लिए जिस तरह पाइथन होता है, पाइथन आगे फिर हम फाइल का नाम .py लिखते हैं, तो इसी तरह सेम इधर नोड test.js, ठीक है। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो वो रन हो जाएगा, और जो मैंने कंसोल लॉग करवाया था कि पर्सन डॉट एज, तो वो पर्सन की जो एज है 23, तो वो इस जगह पे प्रिंट होगी, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया, ठीक है। यानी ये हम किस तरह यानी डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेट बना सकते हैं, इसको मैं वार भी कह सकता हूँ। तो लेट जो है वार बोथ जो है ना सेम है, इनमें कोई यानी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लेट है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि सिर्फ कोई चीज़ को एक बार कंसीडर करने के लिए, यानी ये कॉस्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसको हम कम चेंज करते हैं। लेकिन वेरिएबल जो है वो एक स्पेशल टाइप है जिसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा लेट से थोड़ा सा फास्ट होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर जो है ना वारी यूज़ करते हैं और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यानी वेरिएबल्स, ठीक है। फिर सेम दूसरी लैंग्वेजेस में जिस तरह हमारे पास इफ़ कंडीशंस होती हैं, एल्स कंडीशंस होती हैं, एल्स होता है, तो वो इसमें भी सेम इसी तरह है। तो मैं इधर कह सकता हूँ इफ़ पर्सन डॉट एज ग्रेटर दैन 23, so console dot log so he is older than 23, so else मैं कह सकता हूँ console dot log he is not older 23, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम इफ़ और एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, पहले आपने सेव कर लेना, तो इसको फिर रन करना है, तो इधर यानी प्रिंट हो गया ही इज़ नॉट ओल्डर देन 23, ठीक है। तो ये बेसिक यानी कि किस तरह हम इफ़ एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है एल्स इफ में क्या यानी कि हम एक मल्टी कंडीशंस यानी एक और कंडीशन मैंने ऐड कर दी। तो इधर मैं कह देता हूँ कि अगर पर्सन डॉट एज ग्रेटर देन है 20 एंड देन जो है ना कंसोल डॉट लॉग ही इज़ older than 20, ठीक है। तो इधर मैं कह देता हूँ नॉट older than 20, यानी क्या होगा कि अगर 23 से ज़्यादा होगी तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, अगर 20 से ज़्यादा होगी तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, अगर कुछ और होगी तो वो ये चीज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो उसने जो है ना ये चीज़ प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो इधर हम वैल्यू यानी चेंज भी कर सकते हैं, लेट्स कोई मैं अगर बड़ी वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो इस स्टेटमेंट को उसने ट्रू कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इधर कर देता हूँ -20 या आई कैन से 10, ठीक है। तो अब जो है ना वो ये वाली स्टेटमेंट उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल यानी हम किस तरह इफ़ और एल्स इफ यानी जावास्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो सेम और हमारे पास क्या होता है, फॉर की लूप हम लगा सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें लेट हम कह सकते हैं या वेरिएबल कह सकते हैं। सो लेट आई इज़ इक्वल टू 0
एंड आई कि जब आई 5 से छोटा है तो तब तक चलते रहो और आई में प्लस करते रहो, ठीक है। एंड कंसोल लॉग, ठीक है, इनमें आई इज प्लस आई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले आई को 0 से इनिशलाइज करेगा और बार बार चलता रहेगा जब तक आई जो है 5 से छोटा नहीं होता, ठीक है। तो ये पहले 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये सिंपल हम किस तरह फॉर लूप लगा सकते हैं, सेम इसी तरह हम वाइल लूप लगा सकते हैं। मतलब लेट इज रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स, वाइल इज रनिंग, सो इधर हम कंसोल लॉग ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि लेट मी टेक अ काउंट 5, जब भी ये आए काउंट में माइनस माइनस करते रहो, और इफ़ अगर काउंट इक्वल्स टू 0 देन क्या, देन इज रनिंग इज इक्वल टू ट्रू, ओके। और इधर हम कह देते हैं कंसोल लॉग इज एंडेड, ठीक है। पहले इज़ रनिंग फॉल्स है मेरे पास, तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक इज़ रनिंग जो है फॉल्स है तो वाइल की लूप चलती रहे, ठीक है। जिस तरह इस रनिंग जो है वो ट्रू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वाइल की लूप को ख़त्म कर देगा। और मैं काउंट में माइनस माइनस कर रहा हूँ, यानी ये 5 टाइम जो है ना इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर दूँ, ठीक है। पहले उसने कहा इज़ नॉट रनिंग, काउंट की वैल्यू थी 5, फिर उसने माइनस किया, काउंट की वैल्यू 0 नहीं हुई, फिर नेक्स्ट टाइम 4 3 2 1 एंड 0, फिर उसने जो है ना इसको एंड कर दिया। तो ये हम किस तरह, यानी जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह वाइल लूप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर होता है हमारे पास फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस बनाने के लिए हम फंक्शन लिखते हैं, माई फंक्शन, ठीक है। तो इसमें इस तरह, ठीक है। इधर हम जो है अपने पैरामीटर्स लिख सकते हैं कुछ भी, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सम का फंक्शन है, ठीक है। सम का फंक्शन है तो इधर इंटीजर जो है 1 लेगा, इधर हम लिख देते हैं डिजिट 1, ठीक है। हमें इधर डाटा टाइप जो है बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी डाटा टाइप क्या है। तो इधर हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं डिजिट 1 प्लस डिजिट 2, ठीक है। और मैं इधर क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और सम को कॉल कर देता हूँ। सम से जो भी आउटपुट आएगी उसको मैं कंसोल लॉग करवा दूंगा, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ 4,5, तो ये जो है 9 जो है ना वो प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस एंडेड के बाद जो है ना वो 9 प्रिंट हो गया। मैंने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने मुझे वो 9 रिटर्न कर दिया, और जो 9 आया उसको मैंने कंसोल लॉग को पास कर दिया, और कंसोल लॉग ने उस चीज़ को जो है ना वो कंसोल पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह यानी हम फंक्शंस बना सकते हैं। अब इसी सेम फंक्शन को ये जो %.age है ये इधर से 10 ये प्रिंट हुआ कंसोल लॉग पे। अच्छा, अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शंस को एक और डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह कॉस्ट या एक वेरिएबल की टर्म में भी हम इस फंक्शन को सेव करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एरो फंक्शन है, इसको हम एरो फंक्शन बना दिए, यानी ये जो सिंपल फंक्शन था उसको हमने इधर एरो लगा के इसको हमने इस तरह क्या किया है, फंक्शन को एक एज अ वेरिएबल। अब ये सम जो है, सम एक वेरिएबल बन गया, यानी इसको मैं sum2 कह देता हूँ, sum2। तो ये अब sum2 के अंदर मेरा ये एक फंक्शन सेव हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस sum2 को कंसोल लॉग करवाऊँ तो इधर देखेंगे कि फंक्शन sum2, तो वो बता रहा है कि इस sum2 के अंदर ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर sum2 जो है ना एक फंक्शन है, ठीक है। इस तरह अगर मैं सम को सेव करवाऊँ और उसको प्रिंट करवाऊँ तो वो भी सम भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, बस ये है कि इसको हमने क्या वेरिएबल के तौर पे ले लिया, और ये एक सिंपल हमने जो स्टैंडर्ड तरीका है फंक्शंस डिफाइन करने का, ठीक है। अब सेम इसको भी हम उसी तरह ही कॉल कर सकते हैं, यानी 4,5, तो ये भी सेम ही हमें उसी तरह ही वर्क करेगा। तो इसने जो है हमें 9 रिटर्न करवा दी।
ठीक है। तो ये था कि हम किस तरह इसमें फंक्शंस बना सकते हैं, किस तरह वाइल लूप, फार लूप, एल्स इफ और वेरिएबल्स। और इसमें जो एक चीज़ है यानी ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, इसमें जो एक चीज़ है कि हम ना इसमें कुछ इंटरवल्स भी लगा सकते हैं, इंटरवल्स और टाइम आउट्स। इसका क्या मतलब है कि ये मतलब कि अगर मेरा कुछ कोड है, मैं चाहता हूँ कि ये कोड कुछ टाइम के बाद रन हो, ठीक है, यानी एक मेरा कोड है वो 1 सेकंड के बाद रन हो, ठीक है। तो फिर वो मैं किस तरह करूँगा कि इधर एक होता है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, ठीक है। तो अब इधर हम लिखेंगे सेट टाइम आउट, ठीक है। अब सेट टाइम आउट के अंदर क्या है कि पहले हमने फंक्शन अपना पास करना है और उसके बाद हमने बताना है कि हमने कितनी देर के बाद इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं इधर अपना एक फंक्शन रन करना चाहता हूँ, तो मैं इधर एरो फंक्शन लिखूँगा, ये मैं एरो फंक्शन उसके अंदर पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी लेट्स सपोज ऐसे कि कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, इज़ इक्वल टू ये मेरा एरो फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं इस जगह पे पास कर दूँगा, ठीक है। इधर मैं क्या लिखूँगा, कॉल बैक फंक्शन, और इसको मैं लिख देता हूँ कि 1000, ये 1000 क्या है, मिली सेकेंड्स हैं, तो ये 1 सेकंड बन जाएगा। तो 1 सेकंड के बाद वो इस फंक्शन को रन कर देगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 सेकंड के बाद इसको कंसोल लॉग कर देगा इसको। सो अभी जो है कोड रन हो रहा था और 1 सेकंड के बाद उसने जो है ना इस जो स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, यानी इस फंक्शन को 1 सेकंड के बाद उसने रन किया। तो इधर मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यानी 5 सेकंड के बाद भी वो इसको रन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बड़ी हेल्पफुल होती हैं, यानी कुछ सिनेरियोज़ में, जिस तरह अगर कोई हमारा सॉफ्टवेयर है इस तरह का कि उस हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो लॉगिन हुआ है और लॉगिन के 15 मिनट के बाद यूज़र को एक ईमेल चले जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉल बैक बनाएंगे, इस तरह सेट टाइम आउट कर देंगे, 15 मिनट के बाद यूज़र को जो है ना एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें हम कुछ भी उसको जो, तो ये इसके डिफरेंट पर्पस होते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह एक और हमारे पास इंटरवल होता है, ये तो होता है सिर्फ वन टाइम कॉल के लिए, यानी अगर हमने सिर्फ एक बार कॉल करना है, यानी मैं चाहता हूँ आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ये फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, तो वो कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हर दो मिनट के बाद एक फंक्शन कॉल हो, ठीक है, तो वो फिर मैं किस तरह करूँगा, तो उसके लिए भी सेम है। इधर मैं लिख देता हूँ कॉल बैक फंक्शन 2, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई एम कॉल्ड, ठीक है। तो इधर मैं अब जिस तरह पहले में हमारे पास सेट टाइम आउट था, इसी तरह अब सेट इंटरवल है, ठीक है। इंटरवल में क्या करना है, इसमें भी सेम उसी तरह पहले हमने फंक्शन अपना पास कर देना, उसके बाद हमने बता देना कि कितने टाइम के बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। जिस तरह वो था ये भी उसी तरह है, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये इसको बार बार कॉल करता ही रहेगा अनटिल जो है ना हम इसको खुद जो है ना क्लियर नहीं करते, ठीक है। वो क्लियर किस तरह करते हैं वो हम बाद में देख लेते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। कि अब ये क्या करेगा कि आइन कार्ड, ये 2 सेकंड हो गए उसने कॉल कर दिया, फिर 2 सेकंड के बाद ये 5 सेकंड हो गए थे, तो ये ऊपर वाला कॉल हो गया, ठीक है। अब हर 2 सेकंड के बाद जो है ना वो इस फंक्शन को कॉल करी जा रहा है, तो ये यानी चलता रहेगा जब तक ये, मतलब ये अब हम खुद नहीं ऐड करेंगे तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा और इसको बार बार 2 सेकंड के बाद कॉल करता रहेगा इस फंक्शन को, ठीक है। तो ये यानी ये था कि जब हमने वन टाइम कॉल करना था तो उसके लिए हमने इधर अपना फंक्शन बनाया और उसका जो टाइम बता दिया, इतने टाइम के बाद इसको कॉल कर दो, उसने कॉल कर दिया। और ये वो है कि जब हमने उसको बताया कि हर इतने सेकंड्स के बाद, यानी हर 2 सेकंड के बाद इसको कॉल करते रहो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम क्लियर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या हो, ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये 5 सेकंड के बाद जो है ना, ये 5 सेकंड के बाद ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इधर मैं इसको क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा, मैं करूँगा लेट माई टाइमर इज़ इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा इंटरवल इस टाइमर के अंदर सेव हो गया। अब मैं इधर लिखूँगा कि जब ये कॉल होगा, ये 5 सेकंड के बाद कॉल होगा, तब तक ये 2 बार कॉल हो चुका होगा, ठीक है। इधर मैं लिखूँगा माई टाइमर डॉट, इधर मैं लिखूँगा क्लियर इंटरवल, ठीक है। इंटरवल को भी हम क्लियर कर सकते हैं और टाइम आउट को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैं अपना जो है माई टाइमर लिख दूँगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको जो है वो क्लियर कर देगा। अभी हम देखते हैं इसको रन करके। सो अब क्या होगा, पहले ये रन हो जाएगा, एक बार रन हो गया, 2 सेकंड हो गए, फिर ये होगा 2 सेकंड हो गए। अब उसके बाद जिस तरह ये हुआ 5 सेकंड हो गए थे, अभी 1 सेकंड के बाद इसने दोबारा रन होना था, लेकिन वो रन नहीं हुआ क्योंकि हमने जब 5 सेकंड हुए,
ठीक है। छठे सेकंड पे जाके इसने रन होना था, लेकिन वो रन नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको पहले ही क्लियर कर दिया। तो क्लियर करने का मतलब ये है कि हम उसको फिनिश कर रहे हैं, उसको हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बड़ी हेल्पफुल होती हैं। लाइक कुछ इस तरह का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि जिसमें यूज़र को हर एक महीने के बाद कुछ ईमेल्स रिसीव हों या इस तरह कुछ भी, तो उन चीज़ों के लिए हम यानी इस तरह के फंक्शंस जो है इंटरवल्स और टाइम जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक हमारे पास जावास्क्रिप्ट की जो नॉलेज, जो हमने देखा है कि हम किस तरह एक फंक्शंस बना सकते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, एल्स इफ और ये वाली सारी कंडीशंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम एपीआई किस तरह बना सकते हैं। अब ये जो सारा कोड था ये सारा कंसोल पे यानी हो रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन हो या हमारी जो भी चीज़ हो वो एक किसी एंड पॉइंट के ज़रिए से रन हो। अब एपीआई क्या होती है कि एपीआई ये होती है कि हमारा कोड जो होता है वो किसी और कॉल से, यानी अब ये तो था ना कि हमने डायरेक्ट इसको रन कर दिया। अब मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जब यूज़र लॉगिन हो फिर ही ये जो है ना चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए, फिर ही ये कॉल बैक चले या फिर ही ये कुछ कंसोल लॉग हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना वो हम Node.js का सेटअप करेंगे और यानी उस ये तो अभी नोट्स यानी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, जिसके अंदर यानी फिर हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा npm init -1, ठीक है। तो वो इसके अंदर प्रोजेक्ट बना देगा जिसमें हम पैकेजेस की फाइल होगी जिसमें हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होंगी, ठीक है। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे npm install एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस क्या है, ये लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए फ्रॉम एनी एंड पॉइंट टू आवर कोड, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हम अपने राउट्स बना देंगे और उस राउट के ऊपर हम किसी भी जगह से उस राउट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो हमारा जो कोड होगा वो रन होगा। तो इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो इधर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ यानी index.js, ठीक है। और इसके अंदर जाके हम एक कमांड लिखते हैं कि मैं लिखता हूँ यानी इसको स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कैसे करो, नोड की फ़ाइल रन कर दो, कौन सी, index.js की फ़ाइल रन कर दो, ठीक है। अच्छा, अब ये पैकेजेशन का क्या फ़ायदा है कि इसमें जो भी पैकेज इंस्टॉल किया है यानी हमने इंडिपेंडेंसी का इंस्टॉल किया है एक्सप्रेस की, तो इसको मैं इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी जिस तरह ये था, अब इसमें इधर कोई नहीं यूज़ कर सकता था जब तक मेरे पास ये पैकेजेशन की चीज़ें नहीं थी। अब मेरे पास ये नोड मॉड्यूल है और इसमें अगर हम जाके देखें तो इस जगह पर एक्सप्रेस भी हमें अवेलेबल मिल जाएगी, यानी उसका जो कोड होगा वो हमारे पास मिल जाएगा। तो इस कोड को बेसिकली हम जो है ना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट जो है ना इग्नोर फाइल है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि इस फाइल के अंदर हम उस पैकेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो हम देखते हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे। अब ये जो मैंने लिखा है ना स्क्रिप्ट क्या है, ये बेसिकली इस जगह से हम उस फाइल को रन करेंगे, यानी इस जगह से हम ये वाली कमांड को रन करेंगे, ठीक है। अब ये मैं डायरेक्टली भी इस फाइल को रन कर सकता हूँ, कोई इसमें मसला नहीं आएगा, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ node.index.js, ठीक है। तो वो उस फाइल को रन कर देगा क्योंकि अभी तो फाइल में कुछ भी नहीं है, तो उसने उसको रन कर दिया। तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग कर दूँ, ठीक है, रनिंग मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल लिखा और इसको मैं डायरेक्ट इस तरह भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह हम पहले रन कर रहे थे नोड लिख के इस तरह रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेट्स सपोज हमारी कुछ कमांड बहुत बड़ी है तो हम उसको बार बार नहीं लिखना चाहते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। स्क्रिप्ट में क्या होगा कि मैं इधर लिखूँगा npm, ठीक है, जो हमने npm यूज़ कर रहे हैं। तो इधर मैं लिखूँगा रन और उसके आगे मैं अपने स्क्रिप्ट का नाम लिख दूँगा, यानी लेट्स सपोज मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट, तो मैं स्टार्ट लिख दूँगा। तो ये क्या करेगा, ये जाके बेसिकली वही कमांड रन कर रहा है। ये कौन सी कमांड रन कर रहा है, जो मैंने उसके अंदर लिखी है उसी को रन करके उसने इसको रन कर दिया, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। ये हम इधर इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, यानी स्टार्ट कुछ भी, रन डेव कुछ भी हम लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो मैंने इसको जो है ना स्टार्ट कह दिया, ठीक है। अब मुझे बार बार वो इंडेक्स फाइल नहीं लिखनी पड़ेगी या कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरी फाइल का नेम चेंज हो जाता है तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ पैकेजेशन की फाइल में जाके इस जगह पे अपना जो है ना फाइल का इधर नेम चेंज कर देना, ठीक है। तो एक बार मैं चेंज कर दिया, अब दोबारा जब मैं रन करूँगा तो मैं बस कमांड ही रन करूँगा, मुझे इस जगह पे कमांड जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये हमारी कमांड्स को जो है ना रन करेगा, ठीक है। तो इससे हमें फाइल्स का अगर नेम वगैरह चेंज हो जाता तो उसमें कोई इशू वगैरह नहीं आता, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है ना API बना सकते हैं और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज़ इक्वल टू, इसमें जो पैकेज यूज़ करने के लिए हम रिक्वायर करते हैं तो उसमें हम अपने पैकेज का नाम लिख देते हैं एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ऐप
ऐप क्या है, यानी कि ये एक्सप्रेस जो है ना उसका जो ऐप बन जाएगा, यानी उस ऑब्जेक्ट को, उसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो वो हमारे पास ऐप आ गया। ठीक है, तो अब हम ऐप इधर हम लिख सकते हैं ऐप डॉट गेट। अब जो रिक्वेस्ट होती है ना, रिक्वेस्ट हमारे पास 3-4 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास गेट टाइप की रिक्वेस्ट, ठीक है, एक हमारे पास होती है पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट, एक हमारे पास होती है डिलीट टाइप की, एक हमारे पास होती है पुट टाइप की। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट टाइप की होती हैं। अभी हम देखते हैं कि सिर्फ गेट जो है ना उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ स्लैश, और अब इस जगह पे ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन, यानी ये मैंने एक एरो फंक्शन बनाया और इसको मैंने पास कर दिया। अब ये फंक्शन तब रन होगा, यानी मैं लिखता हूँ console.log इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो अब ये कॉल हो जाएगा, कब रन होगा। अब अभी अगर मैं इसको रन करूं, यानी इसको मैं लिखूंगा ऐप डॉट लिसन, इसको यानी एपीआई को रन करने के लिए हमें लिसन करना पड़ता है, और इस जगह पे हमें बताना पड़ता है कि जब रन हो जाएगा तो आपने क्या करवाना है। मैं लिख देता हूँ कि एपीआई इज़ रनिंग। ठीक है, और इस दूसरे नंबर पे हमने जो पास करना होता है इसके अंदर, वो हमने पास करनी होती है कि हम किस इसको पोर्ट के ऊपर रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पे पोर्ट जो है हम डिफाइन कर देंगे। ओके, पहले जो है हम पोर्ट डिफाइन करेंगे और देन जो है ना हम अपना कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले हमने पोर्ट डिफाइन कर दी। पोर्ट क्या होती है, पोर्ट ये कि अब हमारे पास कुछ यूआरएल्स होते हैं, यानी जिस तरह www.something कोई भी यूआरएल है। ठीक है, तो उस यूआरएल के ऊपर हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं, एक लाइक एक एंड पॉइंट है, यानी जिस तरह जिसके ऊपर हम जाकर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, यानी जिस तरह मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है ना वो 80 है। तो अगर मैं इधर 80 लिखूँगा ना तो फिर मुझे ये चीज़ जो है ना वो रिसीव हो जाएगी। ठीक है, इसमें बल्कि इसको ये 80। ठीक है, तो ये आई थिंक 80 वैसे पोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके लिए होता है HTTP के लिए। ठीक है, लेकिन उस पर वर्क नहीं कर रहा, कोई हम चेक कर लेते हैं। HTTP डिफ़ॉल्ट पोर्ट, ठीक है, 80 होती है। ठीक है, आई थिंक 443 होगी। ठीक है, हाँ, इसकी जो क्योंकि ये HTTP नहीं है, ये HTTPS है, यानी एक सिक्योर लेयर है, तो इसकी 443 है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होती हैं कुछ। तो ठीक है, अगर हमने अपने कोड को रन करना है तो उसके लिए भी कोई हमें पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिस पोर्ट के ऊपर हम अपने कोड API को जो है वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो हम रन कर रहे हैं 3000 पोर्ट के ऊपर, कुछ जो पोर्ट्स हैं वो पहले से डिफाइंड पोर्ट्स होती हैं, लाइक 0 से लेके ऑलमोस्ट जो है 255 तक पोर्ट्स जो हैं, 250 नहीं 1024 जो है ना वो पोर्ट सारी जो है ना, उसमें मोस्टली पोर्ट्स जो हैं वो प्री डिफाइंड किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, कुछ HTTP के लिए, HTTPS के लिए, और इस तरह डिफरेंट चीज़ों के लिए। ठीक है, तो हमने जो है ना वो 3000 ले लिया, जो कि किसी चीज़ के लिए भी यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं रन करूँ तो अब मैं इसको npm रन करके भी कर सकता हूँ, npm रन स्टार्ट। ठीक है, और मैं दूसरे तरीके से भी के नोड index.js। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से ये वर्क करेगा। ठीक है, अब ये 3000 के ऊपर स्टार्ट हो गया रनिंग, और इस जगह पे मुझे मिल गया कि API इज़ रनिंग 3000 पोर्ट। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह कॉल करना है। अभी ये वाली चीज़ मेरे पास कंसोल लॉग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये तब कंसोल लॉग होगी जब मैं गेट की रिक्वेस्ट भेजूँगा इस राउट के ऊपर। ठीक है, तो ये राउट होता है, ये बेसिकली हमारे राउट का नेम होता है, यानी इस जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इस तरह लिख सकता हूँ माई, ठीक है, स्लैश कुछ भी, तो ये राउट्स इस तरह बेसिकली डिफाइन होते हैं। जिस तरह अगर हम वेबसाइट की किसी भी ऊपर जाएं तो इस जगह पे हमें ये मिल रहे होते हैं, यानी अगर मैंने डाउनलोड के ऊपर जाना है तो ये मेरे पास आ गया स्लैश डाउनलोड। ठीक है, अगर लर्न के ऊपर जाऊँगा तो स्लैश, तो इस तरह ये बेसिकली एंड पॉइंट्स हम इस तरह API में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली होता है कि ये हमारा कौन सा राउट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये स्लैश के ऊपर जाए, यानी बेसिक स्लैश, तो फिर ये चीज़ रन हो जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, आपने एक एक्सटेंशन जो है ना इंस्टॉल कर लेनी है। इस जगह पे आना है सर्च, इस जगह पे एक्सटेंशंस। ठीक है, और इस जगह पे आपने क्या करना है,
थंडर क्लाइंट, ठीक है। और भी काफ़ी लाइब्रेरीज़ हैं, यानी जिस तरह हमारे पास पोस्टमैन वगैरह और ये वो काफ़ी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थंडर ये है कि ये आपको विद इन जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, इस जगह पे। तो आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमें मिल गई। अब इधर हम लिखेंगे न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मैं इस जगह पे क्या लिखूँगा, अपना URL लिखूँगा। मेरा URL क्या है कि मेरी वेबसाइट किस मेरी जो API है वो किस पे रन हो रही है, ये तो लोकल होस्ट पे रन हो रही है। तो लोकल होस्ट का जो URL होता है ना, तो वो क्या होता है, HTTP होता है, HTTPS नहीं होता, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इधर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, ठीक है। और आगे मैं अपना पोर्ट डिफाइन कर दूँगा। पोर्ट मेरी क्या है 3000, ठीक है। और क्या है, सिंपल स्लैश की रिक्वेस्ट है, ठीक है। और इसमें हेडर में और बॉडी वगैरह में कुछ भी नहीं है। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, सेंड करूँगा। तो इधर से हम कुछ भी रिटर्न वगैरह नहीं करवा रहे, ठीक है। तो कैन आई रिजॉल्व दी, अच्छा लोकल होस्ट LB आएगा इधर, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं सेंड करूँ रिक्वेस्ट, तो इधर देख सकते हैं कि ये ना कंसोल लॉग हो गया, इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। लेकिन अभी इस जगह पे कुछ भी नहीं शो हुआ क्योंकि ये हम उधर से कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, ठीक है। तो जब भी कोई एक एंड पॉइंट बनाते हैं हम API का, तो उसमें हम कुछ रिटर्न करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास इधर से दो पैरामीटर्स जो है ना इस फंक्शन के अंदर होते हैं। एक होता है हमारे पास रिक्वेस्ट का, दूसरा हमारे पास क्या होता है रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, ऑलवेज जो होता है ना रिस्पॉन्स डॉट सेंड या रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो हमने कुछ डाटा जो है ना वो हमने रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ हेलो, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया। अब मैं दोबारा से इधर आऊँगा और दोबारा से मैं सेंड रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो अब इस जगह पे मुझे क्या हो गया, हेलो रिसीव हो गया, क्योंकि जो मैंने इधर हेलो सेंड किया है वो हेलो इस साइड पे मिल गया। अब ये चीज़ तो थी ना हमारे पास कंसोल लॉग हुई है, लेकिन ये भी होता है ना कि जब हम एंड पॉइंट बनाते हैं तो उसमें हम कुछ आउटपुट जो होता है ना वो इस तरह सेंड करते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये जो आउटपुट होगी ये यूज़र को रिसीव हो जाएगी, जो भी इस API को, इस एंड पॉइंट को, इस राउट को कॉल करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह होता है कि हम किस तरह के एक एंड पॉइंट बना सकते हैं। अब इस तरह हम डिफरेंट एंड पॉइंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यानी मैं स्लैश कर देता हूँ, मैं कहता हूँ माई नेम, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, तो जब मैं सेंड कर देंगे, ठीक है। इसको हम जैसन फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जो हमने पहले देखा है कि जैसन क्या होता है, हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इधर मैं लिखूँगा नेम, ठीक है। नेम आगे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ एज, मैं लिख देता हूँ 23, ठीक है। तो ये जो है हम इस तरह अब एक जेसन ऑब्जेक्ट को हम सेंड कर रहे हैं टू द यूज़र, ठीक है। अब इधर आएंगे, इधर हम क्या लिखेंगे, माई नेम, ठीक है। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो नेम जो भी राउट का आपने नेम रखा है वही नेम आपने इस साइड पे आके API एंड पॉइंट के आगे लगा देना, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। तो ये चीज़ जो है ना मुझे मिल गई, ठीक है। अब ये क्या, इस चीज़ का हमें क्या पर्पस है, अब ये है कि जब भी कोई हम वेबसाइट वगैरह बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हम इस API को कॉल करके अपना डाटा जो है सर्वर से हम वेब की तरफ जो है ना वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी हो सकता है हमारे पास इधर कोई यूज़र्स की लिस्ट पड़ी हो, वो मैं सारी यूज़र की लिस्ट एज अ जेसन जो है मैं सेंड कर दूँ। इधर मैं अरे भी सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। इधर मैं कोई लिस्ट अरे कुछ भी चीज़ जो है ना वो मैं सारा कुछ जो है ना वो इधर से सर्वर से जो है वो सेंड कर सकता हूँ टू द यूज़र साइड, ठीक है, वेब एप्लीकेशन। अभी जो हम सिंपल डायरेक्टली पोस्ट ये थंडर क्लाइंट को यूज़ करके हम रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर रहे हैं, तो इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने देखा है कि ये सिंपल गेट रिक्वेस्ट है। गेट में क्या होता है कि बस हम कुछ इनपुट नहीं ले रहे होते, इनपुट इसमें सिर्फ हम जो पास कर सकते हैं वो एज अ बस क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। वो हम इधर इसमें हम बॉडी नहीं पास कर सकते क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। तो इधर से हम रिक्वेस्ट चेंज भी कर सकते हैं, पोस्ट टाइप कर सकते हैं, उसको हम पुट टाइप कर सकते हैं, डिलीट। ये मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो सिर्फ गेट, पोस्ट और डिलीट, और ये मतलब ये चार जो है ना वो यूज़ हो रही होती हैं। गेट होता है डाटा गेट करने के लिए, पोस्ट होता है कोई डाटा ऐड करने के लिए, पुट होता है कुछ डाटा अपडेट करने के लिए, और डिलीट होती है डाटा को डिलीट करने के लिए, ठीक है।
तो ये हमने अभी अगर इसको पोस्ट करूँ ना, तो अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँ ना तो ये फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर जो मेरे पास अवेलेबल है उसकी टाइप जो है वो गेट है, और इधर इसका जो नेम बेशक दोनों का सेम है लेकिन टाइप जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इधर मुझे सेम टाइप की बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इधर मुझे क्या करनी पड़ेगी, इधर पोस्ट टाइप की ही बनानी पड़ेगी, तो फिर ही वो यानी डाटा जो है ना वो उसको सेंड करेगा। ठीक है, इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें जो है ना एक इशू आ रहा है कि जब भी मैं कोई चेंज करता हूँ तो मुझे ना इसको मैनुअली रीस्टार्ट करना पड़ता है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस कुछ सेव हो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है ना दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, npm इंस्टॉल नोडमान, ये एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करेंगे एज अ डेव, इसको हम लिखते हैं सेव -dev। तो ये एक एज अ डेव डिपेंडेंसी है, ये हमारी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होगी, ये सिर्फ हमारी डेव में है, यानी जब तक हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये तब तक हमारी लाइब्रेरी यूज़ होगी। जब हम इसको लॉन्च करेंगे, जब हम इसको होस्ट करवाएंगे किसी भी सर्वर के ऊपर, तो फिर इसको यूज़ नहीं हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक डेव डिपेंडेंसी ऐड होगी नोडमान। तो अब इस जगह पे आके हम क्या लिखेंगे, एक नई कमांड ऐड कर सकते हैं हम इधर। तो मैं लिखूँगा डेव डेवलपमेंट के लिए, इधर अब नोड की बजाय हम लिखेंगे नोडमान, और सेम वही जो अपनी कमांड है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम इधर आएँ और इधर लिखूँ मैं npm run, अब पहले जो हम स्टार लिख रहे थे अब हम डेव लिखेंगे, क्योंकि मैंने डेव वाला स्क्रिप्ट है उसको रन करना है। ठीक है, तो वो रन करेगा। अब ये जो है ना रन होगी। अब मैं इधर अगर कुछ चेंज करूँ ना, मैं लिख दूँ API my name to, ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीस्टार्ट करके दोबारा से कोड को रन कर देगा। ठीक है, तो अब हम इस जगह पे अगर जाएं तो इस एंड पॉइंट को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस जगह पे हमें वो जो है ना वो डाटा मिल रहा है। ठीक है, तो जो है अब लेट्स सपोज कि हमें कुछ डाटा यूज़र से चाहिए कि ये हमारे पास कुछ सर्च का, हम क्या करते हैं, हम ना एक अरे बना लेते हैं ताकि उसके ऊपर हम एक बेसिक राड ऑपरेशंस लगा दें। ठीक है, ये आप हम इधर डाटाबेस भी कोई भी कनेक्ट करके उसमें भी वो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम किस तरह एक अरे के ऊपर सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। कोई यूज़र ऐड करना है, यूज़र डिलीट करना है, यूज़र को सर्च करना है, यूज़र को रिमूव करना है। ठीक है, तो उस चीज़ के जो ऑपरेशन हैं, तो मैं इधर क्या करता हूँ, वेरिएबल मैं लिख देता हूँ यूज़र्स इज़ इक्वल टू सिंपल एक हमारे पास अरे है। ठीक है, और इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे, इसके ऊपर हम बस सिंपल कह रहे हैं वेलकम टू आवर API। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक जो है इनिशियल जो हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, इधर मैं फिर एक लिखता हूँ ऐड करने का। ठीक है, अब ऐड करना है तो हमें डाटा चाहिए होगा, तो हम इधर क्या लिखेंगे, इसको पोस्ट टाइप का बना देंगे। ठीक है, पोस्ट टाइप का बनाएंगे तो हमारे पास डाटा जो है ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो इस बॉडी में जो है ना हमारे पास डाटा हमारे पास आएगा। ठीक है, अब इसको इसमें जो है एक इशू है वो हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ इधर रिक्वेस्ट बॉडी जो है ना इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इधर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इधर हम लिख देते हैं कि एडिड। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बॉडी हमारे पास आ भी रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब हमने स्लैश के ऊपर वेलकम कर रहे हैं सिंपल, और एक ऐड का हमने बनाया जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ऐड का काम भी कर रहा है कि नहीं। इधर हम बॉडी लिखते हैं, बॉडी जो वो भी हमने जेसन फॉर्म में ही सेंड करनी है। तो मैं इधर कह देता हूँ एज 23, नेम। ठीक है, अब जो इसमें जो हम जेसन फॉर्म में सेंड करेंगे ना उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर जो लेबल है और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है उसके गिर्द जो है ना आपको जो है ना वो ब्रैक ये क्वेश्चंस जो है ना वो लगाने पड़ेंगे। तो ये हमने लगा दिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर एडिट मिल गया, लेकिन इस जगह पे अगर मैं आऊँ तो मुझे वो बॉडी अनडिफाइंड दे रहा है। वो क्यों अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि इसमें क्या इशू आ रहा है कि इधर से जो मैंने सेंड की है ना तो वो थी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास स्ट्रिंगिफाई होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, पार्सर। ठीक है, अब मैं अगर इधर कोई वेरिएबल बनाता हूँ लेट यूज़र इज इक्वल टू, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ एज, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ जेसन डॉट
अब मेरे पास दो फंक्शन है, या तो मैं इसको पार्स कर सकता हूँ या मैं स्ट्रिंगीफाई कर सकता हूँ। स्ट्रिंगीफाई क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, जिस तरह ये है, ये अभी हमें जो रिसीव हो रहा है वो क्या है, स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है, लेकिन हमें चाहिए इस तरह, तो इसको हम कहते हैं कि ये पार्स करना पड़ेगा हमें। तो पार्स करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दरमियान API के दरमियान एक हमें यानी पैकेज यूज़ करना पड़ेगा जो हमें ये चीज़ काम करके दें कि जब भी कोई बॉडी की रिक्वेस्ट आए, पोस्ट की रिक्वेस्ट आए, उसकी बॉडी को ऑटोमेटिकली वो क्या कर दे, पार्स कर दे। ठीक है, अभी वो क्या आ रहा है, डाटा हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंगीफाई में आ रहा है, तो वो क्या कर दे, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ये हमारे पास क्या फॉर्म है, पार्स फॉर्म है। ठीक है, तो इसको पार्स में वो कर दे। ठीक है, पार्स कर दे, हमारी स्ट्रिंग को पार्स कर दे। ठीक है, यानी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको कंसोल लॉग हम देख भी सकते हैं कि अगर मैं इधर करूँ json डॉट स्ट्रिंगीफाई, तो ये क्या करेगा, यूज़र को स्ट्रिंगीफाई कर देगा। ठीक है, और अगर मैं क्या करूँ, कंसोल इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको पहले स्ट्रिंगीफाई करता हूँ और उसके बाद इसको मैं पार्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ json डॉट पार्स। ठीक है, तो देखेंगे कि ये क्या आउटकम दे रहा है, ये बिल्कुल सेम आउटकम दे रहा है जो हमारी इधर आउटकम आ रही है। ठीक है, सेम, लेकिन इस जो ऊपर वाली है स्ट्रिंगीफाई, उसने उसके जो है ना हर एक के गिर्द जो है ना उसको स्ट्रिंग्स बना दिए और उसके गिर्द जो है ना क्वेश्चंस लगा दिए, डबल क्वेश्चन। तो ये इधर आप देख सकते हैं, ये इसमें सारों में इसने लगा दिए। अब हमारा जो इधर से हम जो बॉडी भी पास कर रहे हैं ना, तो इसको हम बल्कि इस तरह ही पास कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे लेबल्स हैं उनको हमने स्ट्रिंगीफाई करना है और इधर जो स्ट्रिंग्स वगैरह हैं उनको करना है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो डाटा इधर से जो आ रहा है वो डाटा हमारे पास स्ट्रिंगीफाई आ रहा है। ठीक है, उसको हम पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक बॉडी पार्सर की लाइब्रेरी है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। इधर हम लिखते हैं कॉन्स्ट ये ठीक है, ये जो बॉडी पार्सर है, ओके, इसको हम ज़रा लिख लेते हैं, बॉडी पार्सर NPM। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमने यूज़ करना है अपनी यानी एक्सप्रेस के अंदर। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, सिंपल हमने पहले इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, इस तरह इंपोर्ट करना है, और कोई भी लाइब्रेरी आपने यूज़ करनी है उसको इस तरह सर्च करोगे NPM, तो आपको वो जो है ना उस लाइब्रेरी की सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी और आप देख सकते हो कि उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपल हमने क्या करना है, इस जगह पे आना है ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर और उसके आगे डॉट JSON, और इस तरह हम उसको यानी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि कितने इसके डिफरेंट वेज़ हैं, लेकिन अगर हम सिंपल सिर्फ करना चाहें तो हम सिर्फ इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कि वो पास कर देगा हमारी तमाम रिक्वेस्ट को, सिर्फ हमने क्या करना है, इस तरफ जाना है। अब अच्छा, ये इसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आ गई है। ये क्यों, क्योंकि ये कुछ जो जब हम npm init y लिखते हैं और ये जो पैकेज json की जब फाइल आती है और जब हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो ये कुछ पैकेजेस जो नोड बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये उन पैकेजेस में से एक पैकेज है। ठीक है, इधर हम देखें कि बॉडी पार्सर हमें इधर मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो जब भी हम कोई एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे पैकेजेस भी उसके साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो इधर अगर हम ऊपर देखें तो ये बॉडी पार्सर ये इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम कोड वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन हैं। ठीक है, तो इधर हमने इसको क्या कर दिया, यूज़ कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको सेव करें और अपने थंडर क्लाइंट पे जाएं और दोबारा से हम रिक्वेस्ट सेंड करें, और अब अगर इधर आकर हम देखें तो अब हमें पहले क्या आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था, लेकिन अब अनडिफाइंड नहीं आ रहा क्योंकि अब हमने बॉडी पार्सर यूज़ कर लिया। ठीक है, सो ये इशू था जिसको हमने रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये इधर से जो हमारे पास डाटा आएगा उसको हमने अरे के अंदर ऐड कर देना। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जो हमारे पास डाटा आएगा उसको अरे में ऐड कर देना और बाद में जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो उस डाटे को हमने रिटर्न करवा देना। ठीक है, इधर मैं क्या करूँगा, यूज़र्स डॉट पुश यूज़ होता है यानी कोई चीज़ ऐड करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर क्या ऐड कर दो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं, बॉडी में एज भी हो, नेम भी हो, लेकिन अभी के लिए हम बस इस तरह करते हैं। ठीक है, ऐप डॉट गेट, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, स्लैश ऑल यूज़र्स। सो इसमें क्या है कि एक रूल है कि इधर आप स्पेस वगैरह नहीं इस तरह डाल सकते, तो वो फिर तो इसमें क्या है कि आप बड़े कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं और ये वो इस तरह। ठीक है, इसमें भी सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, और
ये चीज़, ठीक है। इधर हम क्या करना है, सिंपल रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे, जेसन, ठीक है, क्योंकि हमारे अरे जो है जेसन में। तो इधर मैं लिखूँगा ऑल यूज़र्स, या सिंपल कह सकते हैं यूज़र्स, और इधर यूज़र्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब दोनों साइड पे वेरिएबल्स अगर सेम हो ना, यानी लेबल भी सेम है और जो अरे भी हम पास कर रहे हैं वो भी सेम है, तो फिर इसको हम इस तरह भी सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूज़र सेंड कर देगा, ठीक है। अब अगर हमने पहले ऐड करते हैं, ऐड हो गया। अब इसको हमने गेट करने के लिए क्या करना है, ऑल यूज़र्स, और गेट की रिक्वेस्ट हमने सेंड करनी है, ठीक है, ऑल यूज़र्स, और क्या करना है, गेट की रिक्वेस्ट जो हमने सेंड कर देनी है। तो इधर हम देख सकते हैं अभी एक यूज़र था हमारे पास, एक आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं इधर थंडर क्लाइंट पे। ये अभी जो हमने इसमें जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे वो इधर प्रीवियस हिस्ट्री में आती जाएंगी, तो अगर किसी को जाकर आप दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं तो इधर जाके यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ सर, ठीक है, तो ये भी ऐड हो गया, ठीक है। अब दोबारा हम इधर आते हैं, तो इधर मैं दोबारा क्या कर सकता हूँ, सेंड करूँगा रिक्वेस्ट, तो अब मुझे वो दोनों यूज़र्स मिल गए हैं, ठीक है। पहले मैंने एक ऐड किया, फिर मैंने गेट कर लिया, फिर दोबारा मैंने एक ऐड किया, उसको भी मैंने गेट कर लिया। तो अब मेरी जो अरे है उसके अंदर ये दो यूज़र्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये दो यूज़र्स जो हैं इस अरे के अंदर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं कोई और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह यूज़र ऐड कर सकता हूँ। अब ये भी ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको गेट करूँ दोबारा से, तो अब ये जो है ना 3 यूज़र्स हो गए उसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह अब ये हम सारे काम कर सकते हैं। इस तरह अगर कोई रिमूव करना हो उसके लिए भी हम इस तरह बना सकते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। ऐप डॉट कोई भी रिक्वेस्ट बना के तो उसमें कर सकते हैं, सर्च करना है उसके लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो है ना कि हम किस तरह एक एपीआई को यूज़ करके अपने कोड को रन कर सकते हैं। अब बेसिकली हमारा क्या हो रहा है कि ये कोड ही जो हम पहले डायरेक्टली रन हो रहा था, यानी जब हमने टेस्ट की फ़ाइल बनाई थी तो वो जब भी हम फाइल को रन करते थे वो सारा कोड रन हो जाता था। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि उस कोड को एक एपीआई के थ्रू रन कर रहे हैं। यानी लेट्स सपोज मेरा एक फंक्शन है सम का, यानी ये मेरा फंक्शन है, मैं इसको कॉपी करके इधर ले आता हूँ, ठीक है। मैं इस फंक्शन को रन कराना चाहता हूँ कि जब भी एपीआई पॉइंट ऐप डॉट गेट कह लो, ठीक है, इसमें सम एक पॉइंट हम बना लेते हैं, ये कॉल हो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, और क्या हो रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो जाए, क्या चीज़ सेंड हो, सम, ठीक है। और इसमें अब मुझे दो डिजिट्स पास करने पड़ेंगे। इसमें ना हमारे पास एक होता है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, ठीक है, क्यूरी या क्यूरी हमारे पास होता है क्यूरी, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करें, पहले हम कंसोल लॉग कर देते हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। अब क्यूरी हम किस तरह पास करते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सम का एक पॉइंट लूँगा, इधर मैं जाऊँगा थंडर क्लाइंट में न्यू रिक्वेस्ट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़। और इस जगह पर मैं क्या करूँगा, सम को कॉल करूँगा, लेकिन गेट की रिक्वेस्ट है, ठीक है। और इसमें जो क्यूरी पास करनी होती है ना, तो वो हम इस तरह पास करते हैं। क्यूरी क्या होती है, बेसिकली एक पैरामीटर होता है जो हम पास करते हैं। तो मैं इधर कहता हूँ डिजिट वन। इसको अगर ऊपर देखो तो वो इस तरह लिखे भी जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स लग के, डिजिट 1 उसकी वैल्यू क्या, लेट्स सपोज 20, डिजिट 2, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या 30, ठीक है। अब ये दो पैरामीटर्स जो हैं मैं दो क्यूरी पैरामीटर्स में पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं सेंड करूँ, ठीक है, दोबारा इसको सेंड करते हैं, ठीक है। इधर क्या एरर आ रहा है, रिस्पॉन्स, ओके, इसमें हमने गलती की है कि इस सम जो है इसको हम कॉस्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ये सम, ठीक है। सम में जो भी हमारे पास डाटा आएगा उस सम को क्योंकि ये जो सेंड होता है ना, सेंड के लिए हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, तो इसको डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग में हम उसको कन्वर्ट करके इसको हम सेंड कर सकते हैं। स्ट्रिंग इसको अगर हम इसको मैंने क्योंकि ऊपर भी हमने एक रिज़ल्ट नेम का लिया हुआ है, तो इधर भी मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो वो इसी वजह से डॉट टू
स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर हम इसको कॉल करें, डॉट टू स्ट्रिंग इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बेसिकली बस इस तरह सेंड कर सकते हैं, रिज़ल्ट, ठीक है, क्योंकि वो एक डिजिट है और डिजिट को वो सेंड नहीं कर रहा। इसके लिए हम जैसन यूज़ कर सकते हैं, यानी जैसन यूज़ करके हम डिजिट को सेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम बस स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं सेंड करता हूँ, तो रिज़ल्ट इज़ 5। लेकिन अगर हम इस जगह पे देखें, क्यूरी के पैरामीटर्स आ रहे हैं हमारे पास दो, जो हमने उधर से दो पास किए हैं, ठीक है। एक क्या हमारे पास डिजिट 1, एक है हमारे पास डिजिट 2। तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट डिजिट 1, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या इसके लिए हम क्या करेंगे, पास, इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इधर मैं लिखूँगा पास फ्लोट, और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, ओके, क्या यानी क्यूरी के अंदर से डिजिट 1 को पास फ्लोट कन्वर्ट कर देना है, और इधर से क्यूरी के अंदर से डिजिट 2 को, ठीक है। और अब इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है। यानी 20 प्लस, तो ये क्या होगा, 50 आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। मैं इधर से भी इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं 40 कर दूँ, ठीक है। तो हमारे पास 60 आंसर आ गया, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है कि हम डाटा जो है पास कर रहे होते हैं बॉडी के थ्रू, दूसरा ये हो सकता है कि हम इसको पैरामीटर्स यानी क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली ऐप की रिक्वेस्ट। बाकी सारी रिक्वेस्ट जो हैं बिल्कुल सेम है, उनको हम इसी तरह यानी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था अबाउट दी API कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं। तो इसमें हमने देखा है, सारी चीज़ें कवर की हैं कि किस तरह जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने देखा है, उसके फंक्शंस वगैरह, वाइल लूप वगैरह, इंटरवल्स वगैरह, और इधर से हमने देखा कि रिक्वेस्ट एक्सप्रेस को यूज़ करके हम किस तरह API एंड पॉइंट्स बना सकते हैं डिफरेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।